औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 उर्दू के हवाले से है और इससे कबल हमने इस्सा नज़म और इस्सा गज़ल पढ़ी हैं। इस्सा नज़म की और गज़ल की तशरीहात के हवाले से काफ़ी सारी बातें आपके गोशगुजार की हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और आज का हमारा जो लेक्चर है ये इस्सा नसर के बारे में है कि इस्सा नसर जो है उसकी तशरीह जो है वो किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हमारे लेक्चर का जो उन्वान है सबक आराम व सुकून। आराम व सुकून का कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक कहानी पढ़ेंगे, गीदड़ की मक्कारी और कौम की खातिर इसार और चचा के नाम खत। सबसे पहले देखना हमने ये है कि सबक आराम व सुकून, इसमें इस्सा नसर की तशरीह कैसे की जाती है। तो इसमें बाज़ औक़ात तशरीह करने वाले कहते हैं पैराग्राफ की तशरीह। बेटे ये अच्छे तरीके से समझ लें कि जब आप पेपर में बैठे होंगे तो वहाँ अगर आप पैराग्राफ की तशरीह लिखेंगे तो इसका भी बैड इम्प्रेशन है। आपने उस चीज़ को फॉलो करना है जो बोर्ड आपको कह रहा है। वहाँ पर पेपर पर लिखा होता है इक़्तिबासात की तशरीह करें, आपने भी लिखना है इक़्तिबास की तशरीह। इसमें सबसे पहले हवाला मतन आपने लिखना है। अब सवाल यह है कि मतन क्या होता है। तो बेटा मतन, हर लिखी हुई चीज़ को मतन कहते हैं। जो चीज़ भी कहीं लिखी हुई है आप उसको क्या कहेंगे, मतन। उसका आपने हवाला देना है। तो हवाला से क्या मुराद है, इसकी एग्जाम्पल मैं यूँ देता हूँ। फ़र्ज़ किया आपके सामने एक लड़का आ जाता है जैद, आपको न्यू आपका फ्रेंड है, आपको उसके नाम तक का पता नहीं है। आप सबसे पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है। वो नाम बताता है कि मेरा नाम ये है। फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ रहता है, इसके पापा का नाम क्या है। ये सारी बातें जब पूरा उसका बायोडाटा आपके सामने आ जाता है तो फिर जो है वो आपको शनाख्त हो जाती है। इसी को कहते हैं हवाला। तो यहाँ पर जो तहरीर लिखी होगी, जो इबारत लिखी होगी, उसको कहेंगे हवाला मतन। उससे मुराद ये है कि इस सबक का उन्वान क्या है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है और ये कहानी जो है इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। सिन्फ का मतलब किस्म होता है। सबक का उन्वान आज जो हमने पढ़ना है, ये सबक का उन्वान क्या है, आराम व सुकून। दूसरे नंबर पर मुसन्निफ़ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज। यहाँ पर एक मेजर किस्म की गलती जो है वो बच्चे कर लेते हैं, बल्कि कई लोग करते हैं। वो कहते हैं मुसन्नफ़ का नाम, मुसन्नफ़ का नाम। लेकिन बेटा ये मुसन्नफ़ लफ्ज़ गलत है। इस जुमरे में मैं आपको एक शेर से समझाना चाहूँगा। वो शेर ये है कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। यहाँ पर भी मुसव्विर और मुसव्वर की बात हो रही है। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को और मुसव्वर होता है जिसकी तस्वीर बनाई जाती है। इसी तरह मुसन्निफ़ तसनीफ़ करने वाला होता है और मुसन्नफ़ अगर नून के ऊपर ज़बर डाल दें तो मुसन्नफ़ बन जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस चीज़ को तसनीफ़ किया जाता है, जिस चीज़ को लिखा जाता है उसको मुसन्नफ़ कहते हैं। और मुसन्निफ़ क्या होता है, लिखने वाला, उसका नाम वो क्या है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज।
इससे आगे देखें, आगे लिखा हुआ है सिन्फ। तो इस कहानी, ये जो आराम और सुकून सबक है, इसकी सिन्फ ये है कि ये एक ड्रामा है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो किरदार हैं, तो ये क्या है, ड्रामा। तो ये बेटा जब इसके भी ये सवाल होता है बोर्ड में 5 नंबर का, और इसका ये हवाले मतन का 1 नंबर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सियाक व सबाक है। सियाक व सबाक क्या होता है? सियाक के माना है मजमून का ढंग या तर्ज। मजमून का ढंग या तर्ज, इसको क्या कहते हैं, सियाक। सबाक के माने हैं ताल्लुक या रब्त। गोया के उर्फ़े आम में यूं समझो कि सियाक व सबाक का मतलब है इबारत का मजमून से क्या ताल्लुक है, इस इबारत का माकबल और बाद से क्या ताल्लुक है। यानी वो जो इबारत आपके सामने होगी, वो जो इक्तबास आपके सामने होगा, उससे उसका जो माकबल है उससे इस इबारत का क्या ताल्लुक है, और उसके बाद वाली जो इबारत है उसका ताल्लुक क्या है। गोया के उस इक्तबास को माकबल और बाद से जोड़ने का नाम जो है वो सियाक व सबाक है। समझ आई कि जो इबारत आपके सामने है उस इबारत का माकबल और बाद से जो राब्ता है, जो ताल्लुक है, उसको बाहमी जोड़ कर रखना, इसको क्या कहते हैं, सियाक व सबाक कहते हैं। अगर ये भी मुश्किल काम है, इससे भी आसान तर्ज आपको बता दूं, अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो जब सियाक व सबाक आप लिखेंगे, वो पूरी स्टोरी, वो पूरा सबक तो आपके माइंड में होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने उस पूरे सबक का जो थीम है वो लिख देना उधर। दैट्स कॉल्ड सियाक व सबाक। उसको क्या कहेंगे, सियाक व सबाक। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका क्या होगा, खत कशीदा अल्फाज के मीनिंग। आज हमने जो तशरीह करनी है उसके मुताबिक उसके चंद मुश्किल अल्फाज मैंने लिखे हैं। इनमें है नसीब दुश्मना, दुश्मनों का नसीब, खाक असर ना होना, बिल्कुल असर ना होना। ये हम अभी जो है वो तशरीह करेंगे, और इसके साथ ही आपका होगा, हाँ एक बात और कि ये जो लफ्ज़ तशरीह है, इक्तबास की तशरीह, इक्तबास की बात आपको समझ आ गई। और इसके साथ साथ जो तशरीह का लफ्ज़ है, ये भी बेटा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तशरीह का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका माना होता है वज़ाहत करना, खोल कर बयान करना। असल में ये तशरीह का लफ्ज़ जो है ये मस्दर है, किसका, शर्रहा, जो शर्रे हो, तशरीखन, तशरीखन। तशरीह का लफ्ज़ जो है ये क्या है, मस्दर है, और इसका मतलब यह है कि किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी इबारत को खोल कर बयान करना, उसको वज़ाहत से बयान करना, इसको क्या कहते हैं, तशरीह कहते हैं। तो बेटे आज का हमारा जो सबक है वो ये देखें कि आराम व सुकून में डॉक्टर जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मायना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तरद्दुद का लफ्ज़ आया है। तरद्दुद के माना होते हैं फ़िक्र, तरद्दुद का माना होता है परेशानी, और दूसरे नंबर पर थकान का लफ्ज़ आया है, इसका माना होता है थक जाना। बीवी, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या इनका हमेशा से यही ख्याल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें बुलाकर एक भी रोज़ आराम और सुकून से गुज़रा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। तबीयत का मतलब मजाज। बीवी, 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीब दुश्मना, यानी कि दुश्मनों का नसीब, सेज से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता, बिल्कुल असर नहीं होता। यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरा जोरों पर है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये बात
आपने इन्हें भी समझाई। मैंने क्या कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हूँ? जी हाँ, मैंने समझा कि अच्छी तरह ताकीद कर दी है, दिन भर खामोश लेटे रहें। तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर नहीं होता। जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे और वो किस वक्त करनी है। तो बेटे ये एक पेज, एक सफ़ा मैंने रीडिंग की है, पढ़ाई की है। आपने इसके साथ साथ दूसरे पेज को भी पढ़ना है, दूसरे पेज को भी पढ़ना है। और हम जो है वक्त की किल्लत के पेश नज़र थोड़ा सा तशरीह की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले सबक का उन्वान हमने लिखा, सबक आराम व सुकून है। मुसन्नफ़ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज और सिन्फ है ये ड्रामा। सियाक़ व सबाक़ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि सियाक़ व सबाक़ क्या होता है। उसके बाद एक पैरा ये है कि 20वीं मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीब दुश्मना सेध से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 20वीं मरतबा से मतलब कई दफ़ा मैं कह चुकी हूँ, बहुत दफ़ा मैंने कहा है कि थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन नसीब दुश्मनों का नसीब हो, इन पर बिल्कुल असर नहीं होता। कितनी दफ़ा कहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है इनको इस बात का असर नहीं होता। तो ये बेटा इसमें इक़्तिबास की तशरीह में एक ये होता है कि आपने इसको खोल कर यानी वज़ाहत के साथ जो है वो लिखना है। इन तरीका मैंने आपको बता दिया कि सबक का उन्वान लिखना है और सियाक़ व सबाक़ लिखना है, ख़त कशीदा अल्फाज के मीनिंग लिखने हैं और उसके बाद तशरीह, यानी कि ये एक लाइन है तो इसकी तशरीह कम अज़ कम 4-5 लाइनों पर आपने मुश्तमिल वो लिखनी है। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा काम है वो है कहानी गीदड़ की मक्कारी। तो गीदड़ ये है कि बेटा एक दफ़ा का जिक्र है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप जो है वो स्टोरी लिखेंगे उसमें आपने स्टार्ट यूँ लेना है कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा का जिक्र है। तो आज भी हम इसी तरह शुरू करते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक हाथी रहता था, किसी जंगल में एक हाथी रहता था और जंगल की दूसरी जानब गीदड़ों का गोल रहता था। एक तरफ हाथी था और दूसरी तरफ क्या था, गीदड़ रहते थे। हाथी जब अपनी सूंड को हिलाता, मस्ती में आता, तो गीदड़ों का दिल भरा था। गीदड़ दिल ही दिल में ये सोचते काश कि ये जानवर हमारे हाथ लग जाए और हम इसको मार कर इसका गोश्त खाएं। दिल ही दिल में उनका दिल जो है वो भरा था, वो ललचाते। एक दिन गीदड़ों की आपस में मीटिंग हुई। वो मीटिंग में ये फैसला कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका किया जाए कि इस जो है हाथी, इसको मार दिया जाए और इसके गोश्त के मज़े लिए जाएं। वहाँ पर उस मीटिंग में एक बूढ़ा गीदड़ भी बैठा हुआ था। उस बूढ़े गीदड़ ने इनसे कहा कि यार अगर आप मुझे मौका दें तो मैं, आप तो मुर्दा हाथी का गोश्त खाना चाहते हैं, मैं आपको ज़िंदा हाथी का गोश्त खिलाऊं। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उस बूढ़े गीदड़ को अपना क्या बना लिया, अपना सरदार बना लिया और उसके मशवरे के मुताबिक चलने लगे। एक दिन बूढ़ा गीदड़ जो है वो हाथी के पास चला गया, बड़े अदब से हाथी को सलाम किया और सलाम करने के बाद हाथी से अर्ज़ की कि हमारी जितनी भी कंपनी है, जितने भी इस जंगल में गीदड़ रहते हैं, उनकी बाहमी मशावरत हुई और मशावरत में ये फ़ैसला हुआ कि आपको अपना बादशाह बना लें। यानी कि हाथी से कहने लगा कि आपको अपना सरदार बना लें, अपना बादशाह बना लें। अब ये बादशाही की सीट ही कुछ ऐसी होती है, इसका नशा जो है वो बड़े दूर तक पहुंचता है। हाथी को बादशाही का नशा शुरू हो गया, वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा चलें, आए चलते हैं
और अपने दूसरे दोस्तों से भी बात करते हैं। हाथी चलने लगा, आगे आगे गीदड़, बूढ़ा गीदड़ और पीछे पीछे हाथी। बूढ़ा गीदड़ चलते चलते एक आगे गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ी दलदल थी, वहाँ दलदल में उसने छलांग लगा दी। हाथी नशे में, बादशाही के नशे में, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो भी गीदड़ के साथ साथ उस दलदल में चला गया। गीदड़ तो चूंकि आम सा जानवर था, उसने छलांगे लगाई और वो निकल गया। दरमियान में जाके हाथी फंस गया। अब जब हाथी फंस गया तो वो परेशान हो गया, उसने बहुत ताओ फगां किया, लेकिन गीदड़ ने आगे से जवाब दिया कि मैं अकेला हूँ बादशाह सलामत, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी कंपनी को बुलाता हूँ, अपने दूसरे गीदड़ों को बुलाता हूँ, वो सारे मिलकर आपकी हेल्प करेंगे और आपको बाहर निकाल देंगे। हुआ ऐसे कि उसने इजाज़त दे दी कि बाकियों को भी बुलाओ। जब गीदड़ गुर्राया, गीदड़ ने बाकी साथियों को बुलाया। बहुत जल्द, बहुत थोड़े वक्त में सैकड़ों के हिसाब से गीदड़ वहाँ जमा हो गए और वो उस हाथी के ऊपर जाकर सवार हो गए और सवार क्या, उसका गोश्त खाने लगे। उसका कचुम्बर निकाल दिया और बिल्कुल ही उसको नेस्तो नाबूद कर दिया और गोश्त के मज़े उठाए। और इससे ये साबित होता है कि लालच जो है, इसका सबक ये निकलता है कि लालच बुरी बला है। और दूसरे नंबर पर यह है कि खुशामद बुरी बला है। आप इन दोनों इसके इखलाकी सबकों में से कोई एक जो है वो लिख सकते हैं कि लालच बुरी बला है, और दूसरे नंबर पर यह है कि खुशामद बुरी बला है। इसके अलावा बेटा, इसके साथ ही आपकी ये एक कहानी है कौम की खातर ईसार। इसमें भी यही कुछ है तकरीबन। ये आपकी बुक के पेज नंबर 101 पर है, कौम की खातर ईसार। तो ये भी आपने रीड करना है। स्टोरी बिल्कुल तकरीबन सेम यही है, एक दफ़ा रीड कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी। और इसके साथ साथ आपका एक ख़त है, चचा के नाम ख़त, चच्ची की तबीयत को मालूम करने के लिए। ये भी ख़त आपने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्टार्ट में रोज़ाना हर लेक्चर में जो है वो ख़त के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये लिखना है आपने, आज कमराए इम्तिहान, और नीचे आपने डेट लिखनी है, जो भी डेट होगी। फ़र्ज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल 15 जून 2020, ये डॉट लगाना है आपने, ज़ीरो नहीं बनाना। और उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर प्यारे चचा जान, इसके बाद ये साइन, और फिर अस्सलामु अलैकुम। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मीम के बाद वाव डाल देते हैं। आपने वाव नहीं डालनी, बल्कि मीम के ऊपर पेश डालनी है। तो जब तक आपकी डिक्टेशन जो है वो अगर गलत हो जाए तो उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद जो दूसरी लाइन आपने शुरू करनी है वो यहाँ से शुरू करनी है। ये चलते जाना है और एंड जाकर आपने ये लिखना है कि आपका भतीजा। यहाँ नाम नहीं लिखना, अलीफ बे और जीम लिखना है। तो बेटे ये आपने ये ख़त भी आपकी बुक पर मौजूद है और आपने इसको भी रीड करना है। ये इस ख़त में ये लिखा हुआ है कि चचा जान को आपने ख़त लिखना है और अपनी चच्ची की तबीयत के बारे में पूछना है कि उनकी तबीयत जो है वो कैसी है, और इसका इब्तिदा और इंतहा ऐसे करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको क्या नाम है, कामयाब फरमाएगा। तो बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपकी आज की गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, और वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।